हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम 25 अगस्त से लेके आज तक की घटनाओं की चर्चा करेंगे और इसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं और आगे भी जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें उनके पूछे जाने की बहुत संभावनाएं हैं। तो चलिए आज हम पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, इलेक्टोरल बॉन्ड, इसको बोलते हैं चुनावी बॉन्ड। तो ये क्या होता है, 2018 जनवरी 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत हुई। इसमें जो हमारी इलेक्शन प्रोसेस है जो हमारा, उसमें उसको पारदर्शी करने, जो हम किसी भी पार्टी को, किसी भी राष्ट्रीय दल को, किसी भी राजनीतिक दल को जो हम चंदा देते हैं, तो उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए, उस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, ब्लैक मनी को रोकने के लिए ये एक प्रोसेस लाया गया, एक नई प्रक्रिया लाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड की। इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत SBI जो बैंक है हमारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाते हैं और ये 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, इसके मल्टीपल में हम इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं। जिस किसी भी राजनीतिक दल को हम चंदा देना चाहते हैं, हम इस मल्टीपल में अमाउंट को हम उनको डोनेट करते हैं। और ये जो चंदा होता है ये कैश नहीं दे सकते हम, इसको हम या तो चेक के माध्यम से या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से हम इसको पे करते हैं। किसके द्वारा? SBI बैंक के द्वारा जारी किया जाता है ये। और ये पूरा जो सिस्टम है ये पूरा ट्रांसपेरेंट है। इसमें साल के 4 महीने, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, ये जो 4 महीने हैं, इसमें शुरुआती 10 दिन जो है, महीने का जो 10 डेज है, उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड जो है जारी किया जाता है। इसको जब हम इसको किसी राजनीतिक दल को जब आप डोनेट करते हैं, चंदा देते हैं, तो 15 दिन तक इसकी वैलिडिटी होती है। ये आपसे पूछा जा सकता है कितने दिन तक इसकी वैलिडिटी होती है, तो 15 डेज तक इसकी वैलिडिटी होती है। इस दौरान किसी भी राजनीतिक दल को इस बॉन्ड को अपने खाते में ट्रांसफर करवाना होता है। तो यह इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, चंदा जो हम देते हैं किसी भी राजनीतिक दल को, वो उस प्रोसेस को पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम था। और ये हाल फिलहाल में चर्चा में इसलिए है कि अभी अक्टूबर में बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, तो अभी पुनः इसको जो है जारी किया जाएगा। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है अफस्पा। देखिए, इसमें नाम में ही आपको नजर आएगा, जैसे अगर इसकी हम फुल फॉर्म देखें तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसकी सारी कहानी जो है इसके फुल फॉर्म में नजर आ जाती है। आर्म फोर्स जो हमारी रिजर्व फोर्स है, सशक्त जो बल है, उनको कुछ स्पेशल पावर दी गई है इस एक्ट के द्वारा, जिसको बोलते हैं हम अफस्पा। बड़ा ही विवादित रहा है ये, क्योंकि इसमें मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स कई बार इस पर सवाल उठाता रहता है कि इसकी आड़ में जो हमारे आर्म फोर्स हैं वो नागरिकों के ऊपर कुछ अत्याचार करते हैं, क्योंकि इसके कई सारे नॉर्म्स हैं। अभी जो हम देखते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। तो ये 1958 में एक ऑर्डिनेंस के द्वारा, ऑर्डिनेंस इन द सेंस अध्यादेश, सब लोग जानते होंगे इसके बारे में। अध्यादेश के द्वारा ये अफस्पा बनाया गया। अध्यादेश क्या होता है?
राष्ट्रपति, जब कोई हमारी संसद है उसके अधिवेशन नहीं चल रहे होते हैं तो राष्ट्रपति जो है एक अध्यादेश के द्वारा कोई कानून बनाता है जिसको 6 महीने के अंदर संसद के द्वारा पारित कराया जाता है। तो वो फिर पारित कराने के बाद फिर वो कानून बन जाता है। तो ये अध्यादेश के बारे में कई बार प्रश्न आता है कि किस आर्टिकल में जो है ऑर्डिनेंस का जिक्र किया गया है। तो आर्टिकल जो है 123, कई बार प्रश्न आ चुका है कि किस आर्टिकल में ऑर्डिनेंस के बारे में, अध्यादेश के बारे में जिक्र है। तो आर्टिकल 123, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जो है जारी किया जाता है। तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अफस्पा, ये एक अध्यादेश के द्वारा लागू किया गया 1958 में 2 राज्यों के लिए, असम और मणिपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। असम और मणिपुर के लिए सबसे पहले इसको लागू किया गया। उसके बाद 1972 में जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं, जिसमें नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, ये और जम्मू कश्मीर, यहाँ पे ये लागू किया गया। इसमें क्या होता है, जो हमारी आर्म फोर्स है उसको कुछ स्पेशल पावर दी गई है, जिसमें कि किसी को भी बंदी बनाने की, किसी भी घर की तलाशी लेने की बिना किसी वारंट के। उसके बाद कोई भी अगर उनको कुछ शक होता है आर्म फोर्स को हमारे, तो पूरे घर को भी वो उड़ा सकते हैं और उस पर कोई भी जवाबदेही उनकी नहीं बनती। किसी को गोली मारने तक का भी उनको राइट्स है इसमें। तो ये बड़ा ही विवादित एक्ट है और जिसपे बार बार जो है इस पे मानवाधिकार आयोग जो है इस पे प्रश्न चिन्ह लगाता रहा है। तो ये अभी हाल फिलहाल में फिर दोबारा चर्चा में रहा, क्योंकि असम में इसको और कुछ जिलों में इसको लागू किया गया 6 महीने के लिए। अफस्पा का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है और ये होता क्या है इसके बारे में भी प्रश्न आ सकते हैं। आगे चलते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप के बारे में है अगला प्रश्न। इसको अभी पोलियो फ्री घोषित किया गया। मतलब यहाँ पे जितने भी कंट्रीज हैं, अब वहाँ पे कहीं भी पोलियो जो वायरस है वो नहीं पाया गया। पोलियो एक वायरस है जिसके बारे में हम लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे एक नाइजीरिया एक कंट्री है जहाँ से लास्ट जो वही कंट्री थी जहाँ पे पोलियो वायरस था, अब वो भी पोलियो से फ्री हो गया है। तो अब ये पूरा महाद्वीप जो है पोलियो फ्री महाद्वीप हो गया है। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो अभी तक बस 2 कंट्री ऐसी हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहाँ पे पोलियो वायरस के अभी मरीज हैं, जहाँ पे पोलियो वायरस है। बाकी सब पूरे वर्ल्ड से पोलियो वायरस ख़त्म हो चुका है और अफ्रीका भी फ्री हो गया। बस 2 कंट्रीज रह गई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। बाकी जो जहाँ पे पोलियो वायरस के सिम्टम अभी मिल रहे हैं। तो ये इन 2 कंट्रीज़ के बारे में भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं। पोलियो के बारे में प्रश्न बन सकता है कि पोलियो क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है या फिर वायरस डिजीज है। तो ये एक वायरस डिजीज है। अगला प्रश्न देते हैं। रोपवे, जो असम की कैपिटल गुवाहाटी, वहां पे इंडिया का सबसे बड़ा रोपवे बनाया जा रहा है। कहां पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे, ब्रह्मपुत्र रिवर पे इंडिया का सबसे बड़ा रोपवे बनाया जा रहा है गुवाहाटी में। और तो यहाँ पे रोपवे, इस रोपवे के बारे में प्रश्न बन सकता है। अगर हम ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें तो एक बार इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारा जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं, तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं इसके बारे में। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में ये मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, असम। तो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। हम अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो तिब्बत के मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, निकलती है। यहाँ पे इसको सांगपो बोला जाता है। तो एक बार इस पे भी प्रश्न बन सकता है कि जहाँ पे तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं, तो इसको सांगपो बोलते हैं। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है
तो इसका नाम होता है हो जाता है यहाँ पे नाम इसको बोलते हैं दिहांग। इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। फिर इस पे भी प्रश्न आते हैं कि जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो वो दिहांग नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दो नदियां आके मिलती हैं, दो रिवर, दिबांग और लोहित। ये दोनों रिवर पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे पासीघाट है, यहाँ पे दोनों रिवर दिहांग रिवर से आके मिलती हैं और इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। अब ये इसके बाद ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। फिर ये रिवर जब आगे बढ़ती है तो ये असम, अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में प्रवेश करती है और यहाँ से मेघालय के जस्ट ऊपर से ये बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसका नाम हो जाता है जमुना। ये भी प्रश्न आता है कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो बांग्लादेश में इसको जमुना रिवर के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ गंगा रिवर आती है, गंगा रिवर को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। तो पद्मा और ये जमुना, ये दोनों रिवर जब मिलती हैं आपस में तो इसका नाम हो जाता है मेघना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, जितने नाम मैंने बताए हैं सब पे प्रश्न आ चुके हैं। तो ये इसका नाम हो जाता है मेघना, और मेघना नाम के बाद फिर ये जो है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में ये फिर गिर जाती है। तो हमने पूरा देख लिया ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। यहाँ पे असम में, जो हमारी असम है, यहाँ पे एक आइलैंड बनता है, द्वीप, जिसको बोलते हैं मांजुली द्वीप। ये क्या है, किसी नदी में बनने वाला सबसे बड़ा द्वीप है, जो कहाँ पे है, असम के अंदर। तो इस पे भी प्रश्न बनता है कि मांजुली द्वीप कहाँ पे है, तो मांजुली द्वीप असम के अंदर बनता है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो यहाँ पे आती है, और ये किसी रिवर के अंदर बनने वाला सबसे बड़ा द्वीप, आइलैंड है ये मांजुली द्वीप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है उड़ान। इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। तो उड़ान 4.0 इस पे भी बात चल रही है। उड़ान क्या है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। जो इसको कनेक्टिविटी बढ़ाने के परिप्रेक्ष्य में इसका गठन किया गया। एयर, जो हमारी एयर फ्लाइट्स वगैरह हैं, उसका एयर की टिकट को सस्ता करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें बैठ सकें। जितने भी हमारे दूर दराज के एरिया हैं, जितने भी रीजनल एरियाज हैं, उन पे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, वहाँ उन क्षेत्रों को जोड़ने के लिए ये उड़ान परियोजना चलाई गई। इसमें बेसिकली क्या है कि जो हमारा किराया है उसको सस्ता किया जा रहा है इसके अंदर, ताकि आम से आम आदमी, क्योंकि इसके नाम से ही देख रहे हो उड़े देश का आम नागरिक, तो आम से आम नागरिक भी जो है एरोप्लेन से यात्रा कर सके, ये इसका उद्देश्य है। तो उड़ान 4.0 इस पे काम किया जा रहा है। इसमें क्या है कि 78 मार्गों को अभी और बनाया जा रहा है, जिसमें कि देश के हमारी जो कंट्री है उसके दूर दराज के एरिया को भी उसमें जोड़ा जा सके। तो आगे चलते हैं इसमें। अब ग्रेट अंडमान ट्राइब्स, ये जनजाति जो अंडमान में पाई जाती है। तो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में इसलिए रही कि यहाँ पे कोरोना के कई सारे पेशेंट पाए गए। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हमारा है, वहाँ पे कई सारी ट्राइब्स हैं जिनके बारे में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें हम एक दो देख लेते हैं। जारवा, ओंगो, शोम्पेन। तो ये जो तीनों जो ट्राइब्स हैं, इन तीनों के नाम पूछे जा चुके हैं पेपरों में। जैसे फॉर एग्जांपल पूछ दिया जारवा ट्राइब्स कहाँ पे पाई जाती है, तो अगर आपको पता होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में,
तो आप सीधे इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा शोम्पेन के बारे में पूछा जा चुका है कि शोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक खास बात और है, जो इसका कोस्टल एरिया है, हमारे जितने भी स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी है, सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया अंडमान निकोबार का ही है, जो 1800 प्लस किलोमीटर है इसका। दूसरे नंबर पे गुजरात आता है। तो अगर पेपर में आपसे अंडमान और गुजरात दोनों ऑप्शन में हो, तो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया उसका माना जाएगा पेपर में। और अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं दिया जाता तो गुजरात है, क्योंकि इसका जो कोस्टल लेंथ है वो 1200 किलोमीटर है। तो अभी आपको पता ही होगा कि यूनियन टेरिटरी हमारे देश में कितनी है। तो इस टाइम जो है 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी यूटी। 8 इसलिए है क्योंकि 26 जनवरी 2020 को दादरा और नाहर हवेली और दमन और द्वीप, इन 2 यूनियन टेरिटरी को मिला के एक कर दिया गया, जिसकी यूनियन टेरिटरी की संख्या जिससे 9 से पुनः फिर 8 पे आ गई। तो अभी 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी। राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस हम सभी को पता होगा 29 अगस्त को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद का नाम सभी ने सुना होगा। उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने से रिलेटेड ये दिन है, उनकी जयंती है इस दिन, इसलिए हम उनको सम्मान देने के लिए मेजर ध्यानचंद को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं 29 अगस्त को। अगर मेजर ध्यानचंद की बात करें तो 1928, 1932 और 1936 एम्स्टर्डम, लॉस एंजल्स और बर्लिन, ये ओलंपिक में तीनों ही ओलंपिक में इन्होंने हॉकी के अंदर गोल्ड मेडल दिलवाया इंडिया को। इसलिए इनके सम्मान में हम राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। और इसी दिन 29 अगस्त को ही पिछली वीडियो में हमने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, इन सब की बात की थी। तो वो जो पुरस्कार हैं, वो जो प्राइज है, वो इसी दिन सम्मानित जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं उनको इस दिन जो है सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। ओणम, यह फेस्टिवल केरल राज्य में मनाया जाता है। केरल में वहाँ पे एक एम्परर महाबली, उनको सम्मान देने के लिए ओणम त्यौहार काफ़ी बड़े पैमाने पे, बड़ा ही प्रचलित त्यौहार है वहाँ का। ओणम वहाँ मनाते हैं। अगर हम केरल की बात करें तो आप सभी को पता होगा साक्षरता दर, जो लिटरेसी रेट है वहाँ की, सबसे ज़्यादा है। जो हमारा मानसून है सबसे पहले केरल में ही पहुँचता है। अराउंड 1 जून के आसपास सबसे पहले केरल के एरिया में ही मानसून पहुँचता है। तो इसमें ओणम के बारे में देख लीजिए। ओणम के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं कि किस स्टेट से संबंधित है, तो ओणम जो है केरल में मनाया जाता है, ओणम त्यौहार। अगला प्रश्न देखते हैं। वारली चित्रकला। अभी हाल फिलहाल में नोएडा में कॉर्पोरेट जो कार्यालय है उसकी दीवार को इस चित्रकला से सजाया गया। तो ये चर्चा में रही वारली चित्रकला। एक बार इसमें देख लेते हैं इसमें इसकी हिस्ट्री क्या है। तो बड़ी पुरानी चित्रकला है ये, करीब 2500 BC से 3000 BC, ईसा पूर्व इसको बोलते हैं। इसके आसपास ये चित्रकला की शुरुआत हुई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी पुरानी चित्रकला है ये। इसमें क्या है, ये महिलाओं के द्वारा चित्रकला ये की जाती है। इसमें ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, इनकी मदद से पेंटिंग की जाती है। तो और उसको जो है दीवारों पे सजाया जाता है इसको। और अगर इसका क्षेत्र देखें तो वारली चित्रकला हमारे महाराष्ट्र और गुजरात का जो बॉर्डर जो लगता है, वहाँ पे जो ट्राइब्स हैं उनके द्वारा ये चित्रकला का यूज किया जाता है।
खास बात इसमें यही है कि इसमें जो है ट्रायंगल वगैरह से चित्रकला की जाती है, महिलाओं के द्वारा की जाती है। इसकी डेट देख लीजिए कब कितनी पुरानी है ये, और इसका एरिया, किस एरिया में जो है इस चित्रकला का क्षेत्र आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विवाह की न्यूनतम आयु। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जया जेटली इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, जिसका काम क्या होगा कि जो हमारी लड़कियों की एज है, मैरिज की एज है, जैसे सबको पता होगा कि लड़कों की एज 21 साल और लड़कियों की एज 18 साल है। तो ये कमेटी इस पे ये काफ़ी विवादित रहा है कि भाई किस बिहाफ पे आप जो है लड़कियों की एज 18 और लड़कों की 21 करते हैं। तो कई लोग इसको जो है सामाजिक रूढ़िवादिता से भी जोड़ते हैं। तो इसी चीज़ के लिए कमेटी बैठाई गई है। ये कमेटी अध्ययन करेगी कि क्या लड़की की एज 3 साल कम होनी चाहिए या उसको जो है और आगे बढ़ाया जाए। तो एक बार हम इसमें हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी, कि जो विवाह की न्यूनतम आयु से संबंधित रही है। तो सबसे पहले 1860 का जो अधिनियम था आईपीसी, इसमें कहा गया कि 10 साल से कम उम्र की अगर कोई लड़की है, अगर उसके साथ कोई फिजिकल रिलेशन बनाता है तो वो एक अपराध माना जाएगा। सबसे पहला अधिनियम यही बनाया गया। उसके बाद अगला आया 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट और पास किया, जिसमें महिलाओं की न्यूनतम जो शादी की एज है उसको बढ़ा के 12 साल कर दिया गया, कि 12 साल से कम उम्र की किसी लड़की का विवाह अगर आप करते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। उसके बाद 1929 में शारदा एक्ट, सभी लोगों ने नाम सुना होगा इनका। शारदा एक्ट लाया गया, जिसमें लड़के की एज 18 साल और लड़की की 14 साल ये निर्धारित की गई। उसके बाद 1949 इसमें इस एज को बढ़ा के 15 साल कर दिया गया, कि 15 साल से कम एज की लड़की का विवाह नहीं किया जा सकता। आफ्टर दैट 1978 में लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष निर्धारित की गई। अब जो है जया जेटली की अध्यक्षता में जो कमेटी बैठाई गई है, अब वो अध्ययन करेगी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करेगी, कहीं ये आर्टिकल 14 या 21 का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। हमारे जो विधि आयोग की जो रिपोर्ट आई उसका अवलोकन करेगी। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि एज को बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए, और बढ़ाया जाए तो कितना किया जाए, 21 साल बराबर किया जाए या 20 साल रखा जाए, वो बाद में पता चलेगा। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज। मैंने अपने पहले वीडियो में बात की थी पिंगाली वेंकैया के बारे में। सबको याद होगा जिन्होंने वीडियो देखी होगी। पिंगाली वेंकैया इन्होंने क्या किया था, 1931 में जो हमारा कराची अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें राष्ट्रीय ध्वज का इन्होंने डिजाइन पेश किया था। अब अगर हम राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कुछ और प्रश्न देखें तो सबसे पहले 1906 में राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको फहराया गया। कहाँ पे? कोलकाता के ग्रीन पार्क में। यहाँ पे 1906 में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। उसके बाद 1960 भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा, इन्होंने स्टुटगार्ट एक जगह है जर्मनी में, यहाँ पे ध्वजारोहण किया। ये पहले विदेश में फहराया जाने वाला पहली ऐसी घटना थी। किसके द्वारा की गई? भीकाजी कामा के द्वारा। भीकाजी कामा को हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है इनकी माता भी बोला जाता है, मदर ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, तो इनको इस नाम से भी संबोधित किया जाता है। इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में ध्वजारोहण किया। उसके बाद 1931 में जो हमारा कराची अधिवेशन हुआ था, जिसके बारे में भी हमने बात की, वहाँ पे पिंगाली वेंकैया ने इसका डिजाइन पेश किया। फिर उसके बाद अगर हम इस पे कमेटी की बात करें, जो हमारे संविधान सभा के द्वारा जो कमेटी का गठन किया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ से भी प्रश्न बनता है,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई किसके ऊपर, राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर। तो राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, तो वो राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से भी प्रश्न कई बार आ चुका है। तो ये आप देख लीजिए 1907 का भीकाजी कामा का स्टुटगार्ट में जो इन्होंने ध्वजारोहण किया। पहली बार 1906 में कोलकाता के ग्रीन पार्क में किया गया। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया आपको समझ में आया होगा। आज हमने हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों चीज़ों को टच करने की कोशिश की, और जहाँ तक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं मैंने मैक्सिमम प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस किया। बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सभी के सभी, और आप एक बार इसको अच्छे से देखिए, लर्न करिए। यहाँ से कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में फंस सकते हैं। बाकी कुछ अगर छूटा हो तो हम अगली वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।